हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके थे वर्नर थ्योरी, एएन रूल और उसके अलावा आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर बात की जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? प्योरली बेस्ड ऑन, तो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, जो उनका बिहेवियर रहेगा उसको स्टडी करना है। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें क्या बताया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होती है वो प्योरली क्या होती है? कोवलेंट, प्योरली बेस्ड ऑन कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसने क्या बताया था? इसने बताया था देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन, किस किस के बीच में ओवरलैपिंग होगी? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। अगर बात की जाए जैसे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में क्या रहेगी? ओवरलैपिंग रहेगी। अब ओवरलैपिंग पॉसिबल क्यों होगी? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल एटम शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो कि हर ट्रांजिशन मेटल के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। एंड लिगेंड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और लिगेंड के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिगेंड डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो लिगेंड होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां डोनेट कर देते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन द लिगेंड डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी to the vacant orbitals of to the vacant orbitals of central metal atom। कहाँ डोनेट कर देते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? वैकेंट ऑर्बिटल के, किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। अगर इसकी बात की जाए, ये कहना क्या चाह रहा है? अगर बात की जाए जैसे मेटल है, मेटल के पास क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डबल डंबल इन शेप। तो मेटल और ये डबल डंबल इस तरीके से रहे होंगे। तो कोई भी लिगेंड आएगा जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लो अमोनिया, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये वाले लोन पेयर। अगर बात की जाए अमोनिया के लोन पेयर की, तो ये कैसे डोनेट करेगा? इस तरीके से। तो इनमें क्या है? ये दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन कोवलेंट बॉन्डिंग। इसे ही क्या बोला गया है? कोवलेंट बॉन्डिंग। कि एक स्पीसीज के पास क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब अमोनिया जो कि क्या है? लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके पास क्या रहे होंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये अपने किस में डाल देगा? उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो इसी तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो जो वीबीटी थी वो प्योरली किस पे बेस्ड थी? कोवलेंट बॉन्डिंग पे। तो अब यही आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी रिस्पेक्टिव उनकी हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 की बात की जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात की जाए, तो उस केस में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? एसपी। और शेप क्या हो जाएगी उसकी? लीनियर होगी। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एजी एससीएन होल 2। ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। अगर 2 लिगेंड जुड़े हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। 2 में उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एसपी। और शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। अभी देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी देखते हैं उसको। पहले एक एक एग्जाम्पल
सबका। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए एग्जांपल हो सकता है HG, SCN, होल थ्राइस एंड माइनस। यहां लिख सकते हैं हम माइनस। उसके बाद अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस बनेंगे। तो पहला केस हाइब्रिडाइजेशन जब क्या हो, sp2d हो, या फिर sp2d कब होगी वो हम आगे देखेंगे, या फिर dsp2 हो। ये कब होगी वो भी हम आगे देखते हैं अभी। तो इस केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनेगी, वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। वो कैसी बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। उसी तरीके से ये अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन की, तो या तो sp3 होगी, या फिर sd3 होगी, या फिर d3s होगी। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है किसके केस में, जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल लिखेंगे अब। स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर प्लेनर की बात की जाए तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं NiCN होल 4 2 माइनस। उसके बाद टेट्राहेड्रल का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल हो सकता है NiCl4 2 माइनस। ये कब है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। अब sd3 या d3s कब होगी उसका भी हमने बात की थी, किसमें, डी एंड एफ ब्लॉक जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी, जो KMnO4 होता है उसमें मैग्नीज की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, d3s। तो यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं d3s का MnO4 माइनस। ये हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एनसीईआरटी के सिलेबस में तो है नहीं, बस वैसे ही एग्जांपल देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या तो होगी sp3d, या फिर क्या हो सकती है, dsp3। अब sp3d के लिए अगर हम बात की जाए तो sp3d के लिए जो बनेगी, या तो वो tbp हो सकती है, या फिर स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। या तो क्या होगी, tbp या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeCO होल 5। अभी एक एक करके इनकी बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे। और लास्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जब हम बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी दो ही होंगी, या तो sp3d2 होगी या फिर d2sp3। अभी अगर आगे हम देखेंगे कि पहले डी और बाद में डी हम क्यों लगाते हैं। उसके बाद इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोबाल्ट H2O होल 6 3 प्लस, या फिर और क्या लिख सकते हैं FeH2O होल 6 2 प्लस। इस तरीके से हमने किन की बात कर ली, इनके एग्जाम्पल्स की और हाइब्रिडाइजेशन की। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनी। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो था AG। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हमारा पहला एग्जाम्पल AG SCN होल 2। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये x, SCN बने -1 चार्ज होता है तो x - 2 = 0, यानी x पे कितना हो गया, +2। यानी सिल्वर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। और अगर सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d9 4s0। तो ये क्या हो गई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो कैसे करते हैं, ये हमारा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3D में प्रेजेंट है 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद 4s क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद 4p भी क्या है, हमारा खाली है।
तो 4s एंड 4p एंड देन दिस इज 4d। तो ये हमारा क्या है 4d, और ये हमारा क्या है 4p, और ये हमारा क्या है 4s। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इस केस में? इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी s और एक p, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों, ये दोनों क्या है? s 4s हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, 4p भी हमारा क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या बन गया? sp, इसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp, यहाँ एक एस सी एन, यहाँ पे एक एस सी एन माइनस, ये क्या करेगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले एस में डालेगा, और एक दूसरा एस सी एन, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में डालेगा। तो इस तरीके से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई वो क्या हो गई? sp हो गई। और sp के लिए जो हमारी शेप होती है वो क्या होती है? लीनियर। ठीक है, तो ये हमने इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये हो गई इसकी बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। अगला हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। वैसे आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बारे में बात कर नहीं रखी है, तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारा एग्जाम्पल था HgSCN थ्राइस माइनस। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल है तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले x-3 इक्वल -1, यानी x किस में है? +2 में है। अगर x +2 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अब, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Hg2+, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d 10 4s 0, ये क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया जाए तो इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी? d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, ये हमारे हो गए डी में 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s की बात करेंगे तो 4s में इस तरीके से, ये हमारा 4s और ये हमारा 4p, और 4d हमारा क्या रहा होगा? खाली रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, अब लिगेंड कितने हैं? 3 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो 1 2 एंड 3, तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो कितने हो जाएंगे? sp2 हो जाएगा उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या बन गया? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2 आ गई, और शेप क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो हमने किसकी बात कर ली है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। तो उसकी बॉन्डिंग को इस तरीके से क्या किया जा सकता है? एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो कि क्या है? आपके सिलेबस में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा टेट्राहेड्रल है वो कैसे बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम सबसे पहले बात करें टेट्राहेड्रल की, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम बात करें sp3 की। तो कोऑर्डिनेशन, इसका एग्जांपल आपके लिए NiCl4 2-, ये क्या है? NiCl4 2-। अगर इसकी बॉन्डिंग का एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे करेंगे? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2+, और 2+ में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 3d8 एंड 4s 0। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा है? अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड चीज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की जाए, ये हम जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं जो कि आगे आएगा, तो उससे डिटरमाइन किया जाता है कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी के लिए जो क्लोरीन है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करवाते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करवा देंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे। और ये क्या करवाते हैं? नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस अभी के लिए आप इतना ही समझो कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते। अगर बात की जाए क्लोरीन की, क्लोरीन कैसा है हमारा? वीक फील्ड लिगेंड है। आगे बताएंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से वीक होते हैं। अभी के लिए ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। अगर एक बार में लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ को समझा जाए, तो जो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कैसे देख सकते हैं? अगर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए,
अगर लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां लिख लेते हैं लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले सबसे वीक कौन से होंगे? सबसे वीक होते हैं हेलोजन डोनर। हेलोजन में कौन कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उससे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? ऑक्सीजन डोनर। उससे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? नाइट्रोजन डोनर। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे जिनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, या फिर कार्बन नाइट्रोजन हो। तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं पाइएसेप्टर्स। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पाइएसेप्टर। अब जो हेलोजन डोनर है उनमें कौन कौन आएगा? उनमें आ जाते हैं आई माइनस, ग्रेटर देन बी आर माइनस, ग्रेटर देन सी एल माइनस, ग्रेटर देन एफ माइनस, इस तरीके से। उसके बाद ऑक्सीजन डोनर में जो मेनली है, सबसे मेन ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 माइनस, देन OH माइनस, देन वाटर। फिर नाइट्रोजन डोनर की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन डोनर में आ जाते हैं हमारे पास अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा इथिलीन डायमीन। ठीक है, उसके बाद पाइसेप्टर्स में ये क्या है? सारे CO, CN या फिर NO प्लस, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब क्लोरीन की बात की जा रही है तो क्लोरीन किस में आ रहा है? हेलोजन में। तो हेलोजन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। जनरली ये क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर बात की जाए, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या नहीं करवाएगा? नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसमें क्या है? नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बनाते हैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर? अब इसकी अगर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो 3D8, डी में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि क्या है? वीक फील्ड है तो इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद 4s एंड दिस इज 4p एंड लास्ट वन इज 4d। अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये आपस में मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो ये हमारे पास क्या बन गए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों क्या है? sp3 है। तो ये बन गए हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और sp3 के लिए इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो ये हमने किसकी बात कर ली? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक बिहेवियर की, तो अगर ये इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जहां इलेक्ट्रॉन की अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पैरामैग्नेटिक। अगर ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो हुई नहीं, तो इन्हें बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ये कैसे होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली क्या होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये जनरली क्या होते हैं? ये जनरली होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमने बात कर ली किसकी? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप देखेंगे स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, जो कि क्या है आपके सिलेबस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शुरू करते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर की अगर बात की जाए तो स्क्वायर प्लेनर में हमने क्या देखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा NiCN होल 4 2 माइनस। अब CN भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ देखो CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सॉरी, सबसे पहले इसकी क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल 2 प्लस में, क्योंकि इस पे -4, ये +4, कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो निकल 2 प्लस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D8 एंड 4s 0। अब CN कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर। ठीक है, उसके बाद अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर को समझाया जाए तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर क्या हो जाएगी? इस तरीके से इसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। ये क्या बना लिया हमने? 3D। अब 3D में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, बट CN तो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। तो अगर CN पेयरिंग करवा देगा
तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, और एक क्या रहेगा, ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। उसके बाद हम बना लेते हैं 4s, उसके बाद हम बनाएंगे 4p, और लास्ट में हम बना लेते हैं 4d। ये 4d, ये 4p एंड दिस इज 4s। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल क्या हो गया खाली, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक d यहाँ से, एक s और 2p यहाँ से, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। हाँ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक d है, एक s है और 2p है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जा रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCN4 2-। अब इसके पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसे बोल देते हैं डायामैग्नेटिक। इसे क्या बोल दिया, डायामैग्नेटिक। और कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसकी बात करी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जो कि क्या है आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल बनाता है। अब इसमें भी दो तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक बात और, कि जब भी हम इनकी बात करते हैं, DsP2, हमारा जो स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या आई थी, DsP2, अगर इनकी बात की जाए तो इसने कौन सा वाला ऑर्बिटल यूज किया है, 3D। क्या है 3D की एनर्जी क्या है, 4D से क्या होगी, कम होगी। 3D की जब एनर्जी निकालते तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, N+L रूल से। तो जब 3D की एनर्जी की बात की जाए तो N+ रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे N+L क्या सम क्या आ गया, 3+2 5 आया। जब 4D की बात करेंगे तो 4+2 कितना आएगा, 6, यानी 3D की एनर्जी कम है, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, और ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल। इनर क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो 3D वाला क्या है, इनर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो इनर ऑर्बिटल और एक आउटर ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या बनेंगे, दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरे कौन से बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब इनर ऑर्बिटल की बात की जाएगी, तो इनर ऑर्बिटल में यानी कि अंदर वाला जो है डी वो यूज हुआ है, तो अंदर वाला अगर डी यूज हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। D2sp3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और अगर बाहर वाला और डी यूज हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, एक एक करके अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, D2sp3 के एग्जाम्पल की, तो D2sp3 का एग्जाम्पल है कोबाल्ट। अगर हम बात करें कोबाल्ट, CN6 3-। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, D2sp3 का। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोबाल्ट 3+। और कोबाल्ट 3+ में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। अब CN मैंने बताया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा तो ये हमारा हो गया 3D। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इसने क्या करवा दी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। 2D अब क्या बचे, खाली बचे। उसके बाद हमारा 4s, उसके बाद हमारा 4p, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, 4D। तो ये 4D, दिस इज 4p एंड दिस इज 4s। तो अब अंदर वाले दो दो ऑर्बिटल क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। तो इस केस में जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी के 2 यूज करेंगे, एस का 1 यूज करेंगे, और पी के कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है, हमें 6 पूरा करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, डी के कितने यूज किए, 2, 1 एस और पी 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन हुई D2sp3। अब अंदर वाला डी ऑर्बिटल क्या हुआ, यूज, तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और साथ में इसका बिहेवियर कैसा है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, डायामैग्नेटिक बोला जाएगा। और कैसे कॉम्प्लेक्स है ये हो गया हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। अब हम देखते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी क्या है, sp3d2। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, FeH2O होल 6 2 प्लस। ठीक है, तो आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 प्लस में, क्योंकि वाटर पे चार्ज पर न्यूट्रल है। ठीक है, तो आयरन 2 प्लस में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 3d6 4s0। अब वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन को कैसे समझाएंगे, ये हमारा 3D। अब इलेक्ट्रॉन की क्या है, पेयरिंग तो होगी नहीं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह 4s में क्या है, खाली। 4p भी हमारा क्या है, खाली। और 4d खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये हमारा खाली हो गया। उसके बाद ये कौन सा था, ये हमारा 3D था, ये हमारा 4s था, ये 4p था और ये 4d था। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अब अंदर वाला डी तो खाली है नहीं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, बाहर वाला, यानी 1s 3p। और दो कौन से यूज होंगे, दो हमारे डी यूज होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d2। ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो अब कॉम्प्लेक्स कैसा बना, कॉम्प्लेक्स बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। और कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमने किसकी पिक्चर समझ ली, ये हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो केस बनेंगे, एक बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, इसमें sp3d2। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ लिख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे अगर हम बात करें तो ये हमारी वीबीटी हो गई, वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर की। सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं इनका। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। और एन क्या है, यहाँ एन है हमारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हमने एग्जांपल लिया था NiCl4 2-, NiCl4 2-, जब हमने ये वाला एग्जांपल लिया था तो यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, निकल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 प्लस में। क्लोरीन क्या था, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। यानी कि एन की वैल्यू हो गई 2। एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 2 × 2 + 2, यानी कि 4 × √8। म्यू क्या आ गया, √8 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हमने क्या देखा था, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का हमने एग्जांपल देखा था NiCN4 2-। अगर NiCN4 2-, CN कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करवा दे रहा था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, यानी n की वैल्यू क्या थी, 0। अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू क्या आ गया, 0 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी 0 वैल्यू ही क्या बताती है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक। उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल में बात की थी। ऑक्टाहेड्रल में हमने बात की थी, एक तो हमने बात की थी FeCN6। कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया था हमने, सॉरी कोबाल्ट का लिया था। तो कोबाल्ट CN6 3-। हमने कॉम्प्लेक्स लिया था कोबाल्ट CN6 3-। अब इसमें भी क्या थे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0, क्योंकि ये कैसा था, इसमें CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल बनाया था। इनर ऑर्बिटल में क्या थे, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी n की वैल्यू 0 थी। अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू भी कितना आ गया, 0 बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स लिया था FeH2O होल 6 2 प्लस। इसमें क्या था, आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन 2 प्लस में है।
जब आयरन 2+ में था तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास प्रेजेंट थे, हमने पीछे देखा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √4 इंटू 4+2 यानी 6 √24 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये क्या आ गया, इसका म्यू आ गया। तो इस तरीके से हम किसी की भी म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने वैल्यू निकाल ली मैग्नेटिक मोमेंट्स की। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। तो अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो इसकी पहले ही लिमिटेशन क्या थी, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अच्छा, इस थ्योरी ने क्या था कि इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि कौन सा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड के जो है वो वीक है। ये बिहेवियर किसने एक्सप्लेन किया था, लिगेंड फील्ड थ्योरी ने, एलएफटी ने, कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए जो आपको पढ़ा दिया जाता है वो वीबीटी में ही बता दिया जाता है कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, जबकि वीबीटी ने किसी भी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया था। उसने केवल इतना बताया था कि दोनों मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली क्या है, कोवलेंट इंटरेक्शन है। उसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें भी उसने ये नहीं बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो जो इसकी दूसरी लिमिटेशन होगी वो क्या होगी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसने और क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये किसी कॉम्प्लेक्स का कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके अलावा इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज स्पेक्ट्रा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लेबाइल एंड इनर्ट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेबाइल एंड इनर्ट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेबाइल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। लेबाइल एंड इनर्ट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये सब चीजें वो क्या है, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अगर आपके एग्जाम में लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आता है तो आप ये 4-5 लिमिटेशन लिख सकते हो। उसके बाद ये हमने लिमिटेशन बात कर ली वीबीटी की, वीबीटी के पोस्टुलेट्स की बात कर ली, फिर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में वो हम देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो हम बात करते हैं अब एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वो क्या थी। अच्छा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया गया वो किससे आया, वो एलएफटी से आया। उसका वीबीटी से या सीएफटी से, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीएफटी क्या चीज है। इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिससे हम ये देखते हैं कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो क्या थी, सबसे पहले हेलोजन डोनर यानी कि I-, Br-, SCN-, Cl-, उसके बाद 3-, OH-, OH-, देन वाटर। उसके बाद हमारा था इससे पहले ऑक्जेलेट, इनसे पहले आएगा C2O4 2-। उसके बाद ऑक्जेलेट, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद हमारा था इथिलीन डायमीन। उसके बाद हमारे आ जाते हैं Pr3, C2H4, पाई आएंगे। उसके बाद आएंगे C2H4 के बाद CO और NO और CN। इनकी क्या होती है, ऑलमोस्ट सबकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल, क्योंकि सारे क्या है, पाई एक्सेप्टर। तो ये है कि हमारी क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो शुरू वाले लिगेंड होते हैं, अगर पहले वाले लिगेंड की बात की जाए कहाँ तक, अमोनिया तक, ये क्या होते हैं,
अमोनिया भी कभी कभार इथिलीन डाइमीन। ये जनरली क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। जो अमोनिया और वाटर होते हैं ये क्या शो करते हैं, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। मतलब क्या है दोनों बिहेवियर शो करने का, ये वीक फील्ड लिगेंड भी होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये सारे लिगेंड कैसे हैं, ये सारे लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जनरली आपके सिलेबस में आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक तो सीओ देखने को मिलेगा, एक सीएन और एक एनओ। यही जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके केस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वाटर की या फिर ऑक्सीजन डोनर, अगर हम बात करें ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर का मतलब क्या है कि इस वाले लिगेंड में कौन डोनेट करता है ऑक्सीजन, इस वाले लिगेंड में भी कौन डोनेट करता है ऑक्सीजन, और इसमें भी कौन डोनेट करता है ऑक्सीजन डोनेट करता है OH माइनस में। तो ये सारे क्या है ऑक्सीजन डोनर। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो कोबाल्ट 2+ है, सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन डोनर और एक नाइट्रोजन डोनर। यानी कि ऑक्सीजन डोनर में हमारे कौन कौन से आ गए, OH माइनस आ गया, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, इथिलीन डायमीन आ गया। तो ये जो चारों पांचों लिगेंड है जितने भी ऑक्सीजन डोनर है और एक ऑक्जेलेट आयन, तो ये सारे क्या है ऑक्सीजन डोनर है या फिर नाइट्रोजन डोनर है। तो कोबाल्ट 3+ के केस में ऑक्सीजन डोनर या फिर नाइट्रोजन डोनर किसका काम करेंगे, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब कोबाल्ट 2+ में होगा तो ये लिगेंड ही किसी का काम करने लगेंगे, ऑक्सीजन डोनर या फिर नाइट्रोजन डोनर। ये किस चीज का काम करने लगते हैं, एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। तो इस तरीके से ये कोबाल्ट 2+ का केस याद रखना, ठीक है। और एक आपके सिलेबस में तो इतना ही है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में VBT से बारे में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको किसका एग्जाम देना है, बोर्ड का। तो बोर्ड में इन 4-5 एग्जाम्पलों के बाहर नहीं पूछेगा। ये हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली VBT की। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे CFT। CFT को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।